नमस्ते बच्चों। मेरा नाम संजीव है। मैं गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा से हूँ। ठीक है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है। केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। जो सबसे पहले मान ली मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड इनऑर्गेनिक, थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सिलेबस क्या है आपके इस सेमेस्टर के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सिलेबस है उसमें 3 चैप्टर हैं आपके। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है गैसियस स्टेट। जो सेकंड है वो है सॉलिड स्टेट। जो थर्ड है लिक्विड स्टेट। ठीक है। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला कौन सा? काइनेटिक गैसियस थ्योरी। सेकंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसको स्पीड भी लिख सकते हैं, और स्पीड। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं काइनेटिक गैसेस थ्योरी। ठीक है। काइनेटिक गैसेस थ्योरी। अब हम गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। गैसेस क्या करती हैं? एक इनडेफिनेट वॉल्यूम तक ऑक्यूपाई कर सकती हैं, फैल सकती हैं वो। ठीक है। चाहे मैं बीकर छोटा लूँ या बीकर बड़ा, या फिर कंटेनर छोटा या कंटेनर बड़ा, जो गैस होगी दोनों कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगी। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दूर तक मूव करती हैं गैसेस, क्योंकि जो मॉलिक्यूल का स्पेस होता है या जो डिस्टेंस होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूल को हम जो गैसेज हैं उनको क्या कर सकते हैं? लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, उनको लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है। या तो हम उनमें प्रेशर लगा के उनको कंप्रेस कर लें, या फिर क्या करें, हम टेम्परेचर को ही कम कर दें। ठीक है। इससे क्या होगा, जो गैसेस होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और क्या होती है गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। जो गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जो अगर मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम्स की बात करें, और जो गैस का टोटल वॉल्यूम होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज है गैस की, इन सब ये किसके बेस पे हैं? ये एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर है। ठीक है। इन सब को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी को प्रपोज किया गया, जिसको क्या नाम दे दिएगा? काइनेटिक गैसेस थ्योरी का। ठीक है। काइनेटिक गैसेस थ्योरी जो सबसे पहले प्रपोज की थी वो 1739 में किसने की थी? बर्नौली ने की थी, जो बर्नौली नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी को एक्सपेंड करते गए। क्लोसियस ने भी इस थ्योरी में अपने व्यूज जोड़े, इसको एक्सटेंड किया। मैक्सवेल ने भी, बोल्ट्जमैन ने भी। ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और इस थ्योरी को आगे से आगे क्या करते गए? एक्सटेंड करते गए। जो इस थ्योरी के मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो पहला पोस्टुलेट है वो क्या है? ए गैस मेड अप फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया? मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया। ठीक है। क्या था कि जो एक गैस है किससे बनी है? ए गैस इज मेड अप फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स वी कॉल्ड मॉलिक्यूल। उनको क्या नाम दे दिया गया? मॉलिक्यूल का नाम दे दिया गया। अब जो एक गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? उनका साइज भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा। बट अगर गैस का नेचर चेंज कर दे तो उनका मास भी चेंज हो जाएगा और उनका साइज भी चेंज हो जाएगा। जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या है? जो एक गैस के मॉलिक्यूल हैं
ये कह सकते हैं गैसेस मॉलिक्यूल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मीन्स क्या होगा कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा है। तो इट मीन्स क्या होगा, जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है, वो टोटल जो वॉल्यूम है गैस का, उसके कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है। जो थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, अब देखो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या थी, आर नेग्लिजिबल, आर नेग्लिजिबल। आप देखो जो गैसेस के मॉलिक्यूल है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो गैसेस के मॉलिक्यूल है एक दूसरे से भी कोलाइड कर रहे हैं और जो अपने कंटेनर लिया उसकी बॉल से भी कोलाइड कर रहे हैं। अब एक वर्ड को बोलते हैं कोलिजन। वो कोलिजन कब था कि जब गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, बॉल्स पे टकरा रहे हैं या उस बॉल्स पे कोलाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है। तो अपना जो फोर्थ पोस्टुलेट वो क्या था कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और किससे टकरा रहे हैं, और बॉल्स ऑफ कंटेनर्स हैं। ठीक है। अपना जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इज आल्सो नेग्लिजिबल। ठीक है। फिफ्थ में क्या होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मॉलिक्यूल supposed to be negligible। सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो क्या है, इलास्टिक हैं और क्या है, हार्ड स्फीयर है। इट मीन्स क्या होगा, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। आप क्या कह सकते हैं, जीरो लॉस एनर्जी। सेवंथ पोस्टुलेट क्या है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मींस क्या है, सभी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है, बट जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वो पूरी गैस की क्या है, सेम, हर एक मॉलिक्यूल की क्या होगी, सेम होगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मींस क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सेम at a particular temperature। ये सात थे जो मेन पोस्टुलेट हैं काइनेटिक गैसेस थ्योरी के। ठीक है। काइनेटिक गैसेस थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, बर्नौली ने। बर्नौली ने जो मेन पोस्टुलेट थे जो उसने डिस्कस किए थे वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद जो अपना सेकंड टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, वो स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है। अब हमें अपने पिछले टॉपिक में जो अपना टॉपिक था पिछला काइनेटिक गैसेस थ्योरी, उसमें क्या पढ़ा कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। और एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते वो मॉलिक्यूल। ये नहीं है कि जो मॉलिक्यूल क्लोज हैं एक की वेलोसिटी दूसरे पे डिपेंड करेगी, एक की मूवमेंट दूसरे पे डिपेंड करेगी, वो सब क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इन सबको एक नाम दे दिया गया मॉलिक्यूल चोज का, मॉलिक्यूल चोज। इस चोज वर्ड का मतलब ही यही है, जैसे इस रूम में गैस है, इस रूम में एयर है, सॉरी,
वो जो एयर है वो भी गैसेस की तरह ही है। तो एयर क्या कर रही है, रैंडमली मूव कर रही है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रूम की एयर है या जो रूम की गैस है वो क्या है, चोज मोशन के अंदर है। इन सब डिफरेंस के अलावा इन सब में एक सिमिलरिटीज थी गैस के मॉलिक्यूल्स में। वो क्या सिमिलरिटीज थी, सिमिलरिटी क्या थी, वो सिमिलरिटी ये थी कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर a fraction of molecules moving with a same speed, इस स्टेट को क्या बोल दिया गया, स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट। इन सब डिफरेंस के अलावा क्या सिमिलरिटीज थी, सिमिलरिटीज ये थी एट अ पर्टिकुलर किसी एक टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स है, मींस एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से 20 मॉलिक्यूल क्या है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। उस स्पीड को, उस स्टेट को क्या नाम दे दिया गया, स्टडी स्टेट का नाम दे दिया गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने मान लिया, देखो वो स्पीड क्या थी, सी थी, ठीक है, स्पीड क्या थी, सी थी, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा सी में स्पीड में थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा चेंज मतलब सी प्लस डी सी, इनके बीच की स्पीड में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड in between C and C plus DC। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्या वैल्यू आएगी इसकी, DNC डिवाइडिंग बाय n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये कितने मॉलिक्यूल हैं जो इन बिटवीन C एंड C plus DC के बीच में मूव कर रहे हैं। DNC डिवाइडिंग बाय n, फ्रैक्शन इसके बराबर क्या आएगा, 4 पाई n डिवाइडिंग बाय 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस का mc स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2RT c स्क्वायर d, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस c स्क्वायर को, सॉरी इस dc को इस तरफ रहते हैं तो क्या जाएगा, 1/n को मैंने अलग से लिख दिया, DNC ये क्या थी, फ्रैक्शन है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय DC क्या जाएगा, 4 पाई n 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर 2RT c स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसको शो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c, ये प्रोबेबिलिटी है उस फ्रैक्शन की, ठीक है, जो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, c स्पीड या c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, e, क्या बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड c। इस इक्वेशन को यहीं लिख लेना चाहता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला सारा रब कर देते हैं एक बार। देखो अब इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या था, इस इक्वेशन का जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये की स्पीड क्या है, c है, वो कैसे पता चलेगा, बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ, ठीक है। किसके बीच में एक प्लॉट ड्रॉ करेंगे, किसके बीच में प्लॉट ड्रॉ करेंगे, एक तरफ तो हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी p जो किसके बराबर है, 1/n DNC डिवाइडेड बाय DC, दूसरी तरफ हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड। जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है। अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकाल लें तो ये क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम यहाँ पे गैस लेके चल रहे हैं, जिस गैस का हमने प्लॉट ड्रॉ किया है, ठीक है। ये क्या बताएगा हमें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखें इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखो इस तरफ क्या थी, वेलोसिटी, जब वेलोसिटी 0 है
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं जो जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो भी क्या है, जीरो। मींस जीरो वेलोसिटी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जीरो। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, देखो जैसे जैसे वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जाके या स्पीड पे जाके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हाइट क्या बता रही है, फ्रैक्शन बता रही है। मींस क्या है कि ये तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस अल्फा स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, मींस यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है ना जो अल्फा स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड अल्फा। उसको एक नाम दे दिया गया, क्या बोल दिया गया उसका, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इसको डिफाइन करें तो कैसे करें, द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन है ना, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बाकी तो सब इससे कम है ना, यहाँ पे देखेंगे ये इससे कम, यहाँ पे देखेंगे ये भी इससे कम है। मींस इस स्पीड पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो इस अल्फा स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये अल्फा, ये जो मोस्ट प्रोबेबल इसको मेंशन करते हैं अल्फा डैश। ये टेम्परेचर क्या था, T1, ये टेम्परेचर किस पे है, T2 पे, और T2 क्या है, T1 से ज़्यादा है। जब मैं सिंपल सी बात है किसी गैस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो गैस के अंदर ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाएंगे। तो वही सेम सिंपल आइडिया इसके ऊपर लगाने से आपके ऊपर, देखो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएंगी। अब इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट होगा वो स्टडी करते हैं। देखो जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लो वेलोसिटी पे, यहाँ पे वेलोसिटी लो है ना, इस तरफ लो है, इस तरफ हाई है वेलोसिटी, तो लो वेलोसिटी पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले ज्यादा थी, दूसरे ग्राफ में जब टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। देखो ये T2 का ग्राफ है, अगर मैं इस टेम्परेचर की बात करूँ, लो टेम्परेचर T2 पे, सॉरी आप इसको मान लेते हैं TA मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे ग्राफ पे टच कर देते, देखो इस पॉइंट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, इस पॉइंट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है। मींस क्या है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लोअर वेलोसिटी से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन पहले ज्यादा थी अब वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं हाई वेलोसिटी पे, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो पहले हाई वेलोसिटी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम थे, टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। मींस क्या होगा, मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी, ठीक है, उसका जो ग्राफ था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। मींस क्या होगा, जो पहले ज्यादा फ्रैक्शन थी मॉलिक्यूल की अल्फा स्पीड से मूव कर रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अब थोड़े से राइट हैंड को चले जाएंगे, वो ज्यादा स्पीड से मूव करने लग जाएंगे। तो ये क्या था हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्या, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहले वही जो उसमें फॉर्मूला आया था, जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन ये थी हमारे जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 1/n dnc डिवाइडेड बाय dc 4πm डिवाइडेड बाय 2π rt की पावर 3/2 e की पावर माइनस का m c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 rt c स्क्वायर dc, सॉरी dc अपन उस तरफ ले गए थे, तो ये हमारी इक्वेशन आई थी, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन को नाम दिया था 2 का, याद रखो आपको। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ m, उसके बाद स्पीड का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर मैंने c स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी किससे शो कर रहे हैं, c से शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा d है। अब इसको सिंपल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2e m c स्क्वायर,
अब इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 e इक्वल टू √m e c स्क्वायर का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2e की पावर हाफ m की पावर हाफ और c। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने 3। ठीक है, अब इस सब को रब कर देते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं, इसको मेरे को भी यूज करना है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इस इक्वेशन को ऊपर करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या आ जाएगी 2e की पावर हाफ m की पावर हाफ c, ये इक्वेशन हमारी 3। तो इसको एक बार यहाँ से रख करते हैं। ठीक है, अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे तो जो वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर डी लग जाता है, सिंपल जो मैथ का फॉर्मूला है 2de, जो कांस्टेंट है वो वैसे पड़ा रहेगा, m मास ऑफ गैस, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या करते हैं, तो पहले पावर सॉल्व होती है, तो पहले पावर आगे चली जाएगी 2, फिर x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, ऐसे होता है ना, पहले इसका डेरिवेटिव 2 आगे चला गया x ऐसा, फिर ये तो आ गया, अब जो x है उसका डेरिवेटिव करेंगे dx। ठीक है, सिमिलर इस पे अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2c dc, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा de m c dc। ठीक है, अब इक्वेशन 4th और इक्वेशन 3rd दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, देखो इक्वेशन 3rd मल्टीप्लाई इक्वेशन 4th, तो क्या आ जाएगा 2e की पावर हाफ, ठीक है, de इक्वल टू m c dc मल्टीप्लाई में m की पावर हाफ c। एक बार ये सब रख कर देता हूँ, हमें से ये ऊपर वाली इक्वेशन चाहिए भी, सोल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा देखो, इसको सोल्व करने नीचे करना कौन सा 2e की पावर हाफ de m की पावर 1 m की पावर हाफ, m की पावर क्या आ जाएगी 3/2 c एंड c स्क्वायर एंड dc। तो यहाँ पे लिख लें क्या है इक्वेशन, m 3/2 c स्क्वायर dc इज इक्वल टू 2e की पावर हाफ de। अब देखो करना क्या है, जो हमारी इक्वेशन थी इसको पहले फॉर्म में कर देता हूँ, डीसी उस तरफ ले जाओ, सी स्क्वायर डीसी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से सी स्क्वायर डीसी रखना है बस, क्योंकि मैं यहाँ से सी स्क्वायर डीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूँगा। ठीक है, तो उस तरफ ले जाऊँगा हमको, तो क्या आ जाएगा देखो, सी स्क्वायर डीसी 2e 1/2 de डिवाइडेड बाय m की पावर 3/2। अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट करनी है, तो यहाँ पुट करूँगा, ऊपर वाली इक्वेशन में क्या जाएगा देखो, dnc डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको वहाँ पुट किया जाएगा 4 m डिवाइडेड बाय 2 rt 3/2 e की पावर माइनस mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 rt, ये c स्क्वायर डीसी वैल्यू पुट कर दी, 2e की पावर हाफ de डिवाइडिंग बाय m की पावर 3/2। ठीक है, अब इस de को देखो, पहले क्या निकाला हमने, मोस्ट जो मैक्सवेल का निकाला, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, उस टाइम हमने क्या निकाला, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड c। तो वो कैसे निकालता है, इस dc को मैं इस तरफ ले आया था, तो हमारा रिजल्ट ऐसा आ गया था, देखो याद हो तो 1/n dnc डिवाइडिंग बाय dc। तो ये क्या बता रहा था, हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा था ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड c। अब मेरे को क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी e। तो उस टाइम मैं यहाँ dc लेके आया था, तो इस बार यहाँ क्या ले आऊंगा, dc ले आऊंगा, de ले आऊंगा सॉरी, तो क्या आ जाएगा dnc de 1/n। ठीक है, ये de का कहाँ गया है, यहाँ गया है, तो अब ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी e इज इक्वल टू 4 m डिवाइडिंग बाय 2 rt 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाफ m c स्क्वायर लिखा हुआ ना,
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, देखो ई माइनस, देखो ये लिखा हुआ, ये जो ना एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको एनर्जी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो ऐसे पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एम सी स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 आर टी, इस तरफ क्या बच गया 2 ई की पावर हाफ डिवाइडिंग बाई एम की पावर 3। तो अब ये इक्वेशन क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ई। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक गैसेस थ्योरी को पढ़ा, ठीक है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, और उसके बाद मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी आज हमने स्टडी कर लिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।